नीलामी मंच के फर्श से धातु की चीजों के रगड़ने की धात्विक ध्वनि प्रकट हुई। जैसे ही यह ऊर्जा रिंग की उपस्थिति के बाद धीरे धीरे खुली, एक सीधी भूमिगत रूप से फैली हुई थी। यह नीलामी मैदान में अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने दिखाई दी। एक सुनहरा वस्त्र पहने बुजुर्ग ने तुरंत मुस्कुराहट दिखाई और सीढ़ियां दिखाई देने के बाद धीरे धीरे बाहर चला गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, राजसी आभा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल गई। इस भयावह आभा के तहत इस विशाल नीलामी मैदान के भीतर का शोर पूरी तरह से शांत हो गया था। कितनी मजबूत आभा है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति काले सम्राट संप्रदाय का संप्रदाय नेता मो तियानजिंग होना चाहिए, है ना? जियो यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चिल्लाने से पहले सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग को देखा। हाँ, लिटिल फेरी डॉक्टर ने अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया। यह मो तियानजिंग उस बूढ़े आदमी से कमजोर नहीं था जो उस समय 10,000 स्कॉर्पियन गेट से नहीं मरता था। वह संभवतः थोड़ा अधिक ताकतवर भी था। हाँ, बूढ़ा मैं मो तियानजिंग है। मुझे लगता है कि बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं। आज मेरा काला सम्राट संप्रदाय एक नीलामी का आयोजन कर रहा है, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद देगा। मो तियानजिंग, जो प्रकट हुआ था, ने धीरे से अपनी नजर उसके चारों ओर घुमाई। हर बार जब वह एक निश्चित बिंदु से गुजरती तो उसकी नजर एक पल के लिए रुक जाती। उनकी स्पष्ट हंसी नीलामी मैदान में हर एक व्यक्ति के कान के पास गूंज रही थी। मो तियानजिंग के शब्दों ने वीआईपी सीटों के कुछ गुटों में भी हंसी उड़ा दी। ब्लैक एम्परर संप्रदाय ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक पुराना गुट था जो इतने वर्षों के बाद भी नहीं गिरा था। इसके पास मित्रों का एक विस्तृत नेटवर्क भी था। मो तियानजिंग ने खुद भी हर जगह के लोगों से दोस्ती की थी। उपस्थित कई विशेषज्ञों की उसके साथ गहरी या सच्ची मित्रता थी। यह हंसी सुनकर मो तियानजिंग भी हंसे। वीआईपी क्षेत्र के भीतर एक स्थान पर रुकने से पहले उसकी नजर तुरंत उस जगह पर पड़ी। संयोग से यह जियो यान के 3 सदस्यीय समूह की सीटें थी। उसकी नजर जियो यान पर केंद्रित थी। मो तियानजिंग की नजर को भांपते हुए जियो यान की काली पोशाक के नीचे की आंखें ऊपर उठ गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पहले वाले ने तुरंत उसे गर्मजोशी भरी मैत्रीपूर्ण मुस्कान दी। हाँ, मुझे लगता है कि हर किसी को इस नीलामी से बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए बूढ़ा मुझे अब कोई ऐसा शब्द नहीं कहेगा जिससे नाराजगी हो। मो तियानजिंग अनगिनत निगाहों के ध्यान में मंद मंद हंसे। हालांकि बूढ़ा मुझे हर किसी को एक अनुस्मारक देगा। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई नीलामी के नियमों को जानता है। यदि कोई अंधा व्यक्ति मेरे काले सम्राट संप्रदाय के क्षेत्र में जंगली कार्रवाई करना चाहता है, तो बूढ़ा व्यक्ति उस व्यक्ति को यहाँ के कई लोगों के सामने चेतावनी के कुछ कठोर शब्द देगा। मैं तुम्हें ऐसा भाग्य भुगतने दूंगा जहाँ तुम न तो जीने की भीख मांग सकते हो और न ही मरने की। मो तियानजिंग के शब्दों के बाद विशाल नीलामी पूरी तरह से शांत हो गई, जिसमें एक गहरा ठंडा अर्थ छिपा हुआ था। यहाँ तक कि कुछ क्रूर लोगों के चेहरे भी बदल गए जब उन्होंने मो तियानजिंग की निर्दयी आंखों को देखा। उन्होंने तुरंत चुपचाप अपने कुछ अनियमित विचारों को वापस लेना शुरू कर दिया। वह वास्तव में एक विशिष्ट डू जोंग होने के योग्य है। यह आचरण। जियो यान अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे मो तियानजिंग के शब्दों में कठोरता का एहसास हुआ। इस ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से आए विशेषज्ञों को रोकने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा करने में सक्षम एक कुलीन डू जोंग वास्तव में इतना शक्तिशाली था। हाँ, आगे हम सभी को मेरे ब्लैक एम्परर संप्रदाय की भव्य नीलामी का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। यह देखने के बाद कि निवारक प्रभाव प्राप्त हो गया है,
मोतियान जिंग ने मुस्कुराते हुए बात की। उनकी आंखों की कठोरता एक पल में पूरी तरह से गायब हो गई थी। उनके शब्दों के बजने के बाद उन्होंने एक बार फिर वीआईपी सीटों पर कुछ स्थानों की ओर अपने हाथ बढ़ाए, जिसके बाद वह धीरे धीरे नीलामी के मंच से हट गए। मोतियान जिंग के हटने के बाद नीलामी चरण का मैदान एक बार फिर से अलग हो गया। कुछ रास्ते सामने आए और एक सफेद बालों वाला जिंदादिल बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। सुंदर महिला सेवकों का एक समूह चांदी की थालियां लेकर उसके पीछे तितलियों की तरह मंच पर आ गया, जिसके बाद वे सम्मानपूर्वक तैयार नीलामी तालिकाओं पर चांदी की प्लेट रखेंगे। ऊपर से नीचे देखने पर हर कोई देख सकता था कि कुछ चांदी की प्लेटें थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। वह अगला हमारा नीलामी एपेटाइजर होगा। एक स्क्रॉल जिसमें एक उंगली दूध तकनीक शामिल है। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपने सामने एक चांदी की प्लेट की ओर इशारा किया। उस पर एक बर्फ सफेद स्क्रॉल रखा हुआ था। स्काई फेदर फिंगर जुआन वर्ग मध्य स्तर। फिंगर दूध तकनीक आमतौर पर काफी दुर्लभ है। हालांकि इसका अभ्यास करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अन्य लोगों के साथ लड़ते समय यह आश्चर्य का तत्व प्राप्त करने में सक्षम है। यहाँ बैठा हर व्यक्ति साधारण नहीं है। मुझे लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि फिंगर दूध तकनीक से निपटना कितना मुश्किल है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने स्क्रॉल उठाया और धीरे से हंसते हुए कहा, स्काई फेदर फिंगर की सही कीमत के अनुसार शुरुआती बोली 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि यह पहला आइटम है, संप्रदाय नेता ने कहा है कि शुरुआती बोली केवल 1 लाख पर लगाई जा सकती है। इसके अलावा सीमा 8 लाख है। इस कीमत की पेशकश करने वाला पहला व्यक्ति स्काई फेदर फिंगर को प्राप्त करेगा, भले ही पीछे कोई अधिक कीमत की पेशकश करता हो। आप सभी को यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। यह सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से लंबे समय से नीलाम हो रहा था। ऐसा करने में वह असामान्य रूप से अनुभवी लग रहा था। उन्होंने बस एक साधारण बिक्री रणनीति लागू की और नीलामी मैदान के भीतर माहौल को तुरंत उत्तेजित कर दिया। इस स्थान पर बैठे अधिकांश लोगों के लिए 1 लाख सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा यह स्काई फेदर फिंगर वास्तव में वैसा ही था जैसा पहले ने कहा था। इसकी वास्तविक कीमत इस 1 लाख से कहीं अधिक है। इसलिए बूढ़े आदमी के शब्दों के बजते ही इस विशाल नीलामी मैदान में बोलियां तुरंत एक के बाद एक चिल्लाई जा रही थी। अपने चारों ओर बोली लगाने वाली आवाजों को सुनकर जियो यान भी मदद नहीं कर सका, लेकिन इस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को एक नई रोशनी में देखा। यह अप्रत्याशित था कि यह काला सम्राट संप्रदाय वास्तव में प्रतिभा से भरा हुआ था। जियो यान ने एक दूध तकनीक की खोज करने की योजना बनाई थी जिससे वह इस नीलामी में संतुष्ट था। हालांकि उन्हें तथाकथित फिंगर दूध तकनीक में कुछ रुचि थी, लेकिन उनका स्काई फेदर फिंगर की नीलामी करने का इरादा नहीं था। इस दूध तकनीक का स्तर थोड़ा कम था और उसमें ज्यादा आकर्षण नहीं था। जियो यान की वर्तमान दृष्टि के साथ डी क्लास के अलावा किसी भी दूध तकनीक से उसे रुचि महसूस कराने में कठिनाई होगी। आखिरकार वर्तमान में वह अब उतना कोमल युवा नौसिखिया नहीं रह गया था, जो तब बेहद खुश हो जाता था जब याओ लाओ बेतरतीब ढंग से उसे दूध तकनीक फेंक देता था। जियो यान का शरीर धीरे से कुर्सी के नरम बैकरेस्ट के खिलाफ झुक गया था और उसकी आंखें थी थोड़ा संकुचित। वह जानता था कि नीलामी अभी शुरू हुई है। वास्तव में अच्छी चीजें अभी भी आनी बाकी थी। शुरुआती वस्तुएं वीआईपी सीटों पर बैठे अधिकांश लोगों के लिए जरा सा भी आकर्षण पैदा नहीं कर पाएंगी।
वीआईपी सीटों पर बैठे एक भी व्यक्ति ने इस तथाकथित स्काई फेदर फिंगर के लिए बोली लगाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। जियो यान की उंगली धीरे से आर्मरेस्ट पर थपथ पाई। नीलामी मैदान में बढ़ती कीमत सुनकर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बूढ़े व्यक्ति की सरल रणनीति से मूल 1 लाख कीमत पहले ही 570,000 तक बढ़ गई थी। इसके अलावा देखने से ऐसा लग रहा था कि इसके धीमा होने का कोई संकेत नहीं है। जियो यान कोई शो देख रहा था। यह बोली करीब 15 मिनट तक चलती रही और फिर धीरे धीरे रुक गई। इस समय उस 1 लाख मूल्य टैग को पहले ही अधिकतम कीमत तक बढ़ा दिया गया था, जो कि 8 लाख था। बोलियों के धीरे धीरे बंद होने की बात सुनकर सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। 8 लाख, यह पहले ही इस दू तकनीक के मूल्य को पार कर चुका था। यदि यह सामान्य नीलामी होती तो संभावना थी कि इसे इस कीमत तक पहुंचने में कठिनाई होती। हालांकि उस बेहद कम 1 लाख शुरुआती बोली के कारण अप्रत्याशित बम्पर प्राप्त हुआ। बूढ़े आदमी के हाथ में चांदी का हथौड़ा नीलामी मंच पर धीरे से 3 बार खटखटाया, जिसके बाद उस जवान क्लास मिडिल लेवल स्काई फेदर फिंगर को आसानी से नीलाम कर दिया गया। इस अच्छे ओपनर के बाद नीलामी मैदान के अंदर माहौल में हड़कंप मच गया। इस भीषण गर्मी का फायदा उठाते हुए सफेद बालों वाला नीलाम करता अन्य वस्तुओं को भी नीलाम करने के लिए आगे लाता रहा। इन नीलाम की गई वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की उत्तेजक चापलूसी पर भरोसा करके ये सभी वस्तुएं अपेक्षाकृत अच्छे दामों पर बेची गई। ऐसा लग रहा था कि काला सम्राट संप्रदाय वास्तव में तब तक कमाई करेगा जब तक कि इस नीलामी के कारण उनका खजाना भर नहीं जाता। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि यह अनायास नहीं था कि ब्लैक एम्परर सेक्ट ने इस बार जो नीलामी आयोजित की थी उसने इतने सारे लोगों को आकर्षित किया था। इन नीलाम की गई वस्तुओं की गुणवत्ता को देखते हुए इन्हें जियो यान द्वारा देखी गई सबसे दुर्लभ वस्तुएं माना जा सकता है। बेशक इस तरह की दुर्लभता का आकलन ज्यादातर लोगों की आंखों के आधार पर किया गया था। जिन चीजों में जियो यान के स्तर के विशेषज्ञों की दिलचस्पी होगी वे अभी तक सामने नहीं आई थी। समय के प्रवाह के साथ नीलामी धीरे धीरे गर्म माहौल में 1 घंटे तक पहुंचने लगी। नीलामी मैदान के भीतर का माहौल नीलाम की गई वस्तुओं की बढ़ती गुणवत्ता के साथ था। जब तक इस तरह की भीषण गर्मी 2 घंटे तक बनी रही, तब तक नीलाम की गई कुछ वस्तुएं वीआईपी सीटों पर कुछ विशेषज्ञों को पेशकश करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम थी। प्रतिस्पर्धी बोली, कुछ वस्तुओं ने जियो यान को बोली लगाने के लिए प्रेरित भी किया। हालांकि अपने विचारों को थोड़ा तौलने के बाद वह चुप रहे। सामान खरीदते समय कुछ उपयुक्त चीज चुनना सबसे अच्छा था। बोली में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे वीआईपी सीटों के दिग्गजों की मौजूदगी से नीलामी मैदान का माहौल और भी गर्म हो गया। इस नीलामी में भाग लेने के लिए जो गुट आए थे वे पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से आए थे। इसलिए यहाँ के अधिकांश लोगों ने एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाईं। जब शत्रुता वाले कुछ गुट आपस में टकराते थे तो वे निश्चित रूप से बोली बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। दूसरे पक्ष को कुचलने की कोशिश की गति से देखने वाले कई लोग स्तब्ध रह गए। वे वास्तव में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के प्रसिद्ध गुट थे। यह महान धन और कठोर रवैया किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना से बहुत दूर था। जियो यान ने अनजाने में इन लोगों के चेहरे पर अपनी मूर्खता से मुस्कुराने की इच्छा महसूस की, जिन्होंने तब तक प्रतिस्पर्धा की थी जब तक कि उनकी आंखें और गर्दन लाल नहीं हो गई। उसका शरीर आलस्य से पीछे की ओर झुक गया और उसके हाथ में चाय का कप धीरे से हिल गया। उसके भीतर की चाय ने कई लहरें बनाईं। जियो यान की ध्यान देने वाली आंखों के माध्यम से
नीलामी मंच पर सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में एक तेज हथियार की नीलामी की, जिसमें रैंक 5 मॉन्स्टर कोर डाला गया था। जिसके बाद उनके चेहरे पर रहस्यमय भाव के साथ उन्हें एक महिला नौकर के हाथों से एक चांदी की थाली मिली। चांदी की प्लेट पर एक चमकदार लाल आग जैसा स्क्रॉल था। हाँ, सब लोग, यह डू तकनीक काफी दुर्लभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक रूलर तकनीक डू तकनीक है। हालांकि यह कुछ हद तक अपरंपरागत है, इसका वर्ग काफी ऊंचा है, जो पहले ही डी वर्ग मध्य स्तर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा यह अफवाह है कि इसे डू जून के पूर्वज ने पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने कुछ शताब्दियों पहले इस महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित किया था। इसका मूल्य काफी असाधारण है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को एक शासक तकनीक डू तकनीक का उल्लेख करते हुए सुनकर जियो यान, जो अपनी कुर्सी के पीछे आराम से झुका हुआ था, को अचानक अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। उनकी दिलचस्पी भरी निगाहें पहली बार नीलामी मंच की ओर गई।